हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर एयर एंड एटमॉस्फेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको क्लास 7th में भी मिलेगा, क्लास 8th में भी मिलेगा, इवन आपके ज्योग्राफी में भी एक चैप्टर एटमॉस्फेयर का है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक बार इस टॉपिक को कम्प्लीटली समझ लोगे तो आगे फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक, तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है। हम लोग अर्थ सरफेस पे खड़े होते हैं, मतलब अर्थ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो हमें हवा का एहसास होता है, एक विंड का एहसास होता है। ठीक है, वो विंड क्या है? वो विंड एक तरह की चलती हुई एयर ही है। ब्लो करती हुई एयर को हम विंड कहते हैं। ठीक है, अब ये एयर क्या है? एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, ये एयर हमारे चारों तरफ मिलती है। हम सांस भी लेते हैं तो एयर को लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एयर है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। ठीक है, और ये गैसेस का मिक्सचर जिसे हम एयर कह रहे हैं, यही मिक्सचर हमारे पूरे अर्थ को कंप्लीटली कवर करता है 300 किलोमीटर हाइट तक। इस पूरे ब्लैंकेट को, जिस तरह से एयर हमको कवर कर रही है, इस ब्लैंकेट को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एयर क्या हो गया? अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, और हमारे अर्थ सरफेस के सराउंडिंग पार्ट में ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, पूरी तरह से हमारे अर्थ को घेरे हुए है। तो इस कवर अप को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, ज़्यादातर जो गैसेस हैं भारी होती हैं, और भारी होने की वजह से वो अर्थ सरफेस के आसपास ही ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 15 किलोमीटर तक का जो एरिया है, मतलब हाइट है, वहाँ तक एयर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा एयर पाई जाती है, और जो भारी एयर होती है वो यहीं पर मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद का जो एरिया है उसमें बहुत लाइट वेट गैसेस होती हैं और बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर तो 300 किलोमीटर तक एयर है, एटमॉस्फेयर है, लेकिन ज़्यादातर एयर उसमें से 15 किलोमीटर तक के ही अंडर में रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एयर क्या है? एयर एक तरह का मैटर है। ठीक है, हम लोगों ने मैटर चैप्टर में पढ़ा है। क्या है? गैसेस फॉर्म में भी मैटर होता है, और लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है। ठीक है, अगर एयर को हम मैटर कहें तो क्यों कहेंगे? क्योंकि मैटर की जो क्वालिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? दो मेन प्रॉपर्टी होती है मैटर की। क्या? या तो वो एक स्पेस एक्यूपाई करता है, एक तो ये हो गई। दूसरी ये, हर एक मैटर का वेट होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो दोनों क्वालिटी ही आपको एयर में मिल रही हैं। ठीक है, एयर को भी आप किसी बैलून में भर के इस तरह से वेट करोगे तो एक खाली बैलून से ज़्यादा आएगा। ठीक है, और बैलून में जब आप एयर को भरते हो, हवा भरते हो, तो वो धीरे धीरे साइज को इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, आपका बैलून बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चलाएगा जाएगा? क्योंकि एयर का अमाउंट अंदर बढ़ रहा है। आप फूंक रहे हो, एयर का अमाउंट अंदर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही साइज इंक्रीज होता जाएगा, मतलब उतना ही स्पेस एक्यूपाई करेगा वो एयर। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं एयर एक तरह का मैटर है, और ये गैसियस मैटर है। ठीक है, और अलग क्वालिटी की बात करें तो टेस्टलेस होता है, ये 2 बार लिख गया है। कलरलेस होता है, और ट्रांसपेरेंट होता है, हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तेजी से जब एयर मूव करती है तो उसे हम विंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कंपोजिशन क्या होता है? हमने कहा कि एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो उसका क्या कंपोजिशन है, मीन्स उसमें कितने अमाउंट में कौन कौन सी गैस मिलती हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो मिलती है नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सोचो ये जो ग्राफ बनाया गया है इसमें जितना ब्लू कलर का रीजन दिखाया गया है वो सब एटमॉस्फेयर का रीजन है, मतलब इतना सारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी यहाँ पर 21% मिलती है। ठीक है, ये आपको परसेंटेज रट लेना है, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक, और इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% होती है। आपका जो परसेंटेज है वो वेरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको मिलेगा 0.03%।
ओके, वाटर वेपर भी मिलता है यहाँ पर, डस्ट पार्टिकल और स्मोक भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का कंपोजिशन मिक्सअप होता है, एक मिक्सचर होता है एयर। ओके, तो ये मेन कंपोनेंट थे। इसके अलावा जितनी भी गैसेस होती हैं वो सिर्फ 0.1% के अंडर में ही आ जाती हैं। ठीक है, अब एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो एयर की कुछ मेन प्रॉपर्टी, जैसे दो की तो हमने बात कर ली क्योंकि ये मैटर है। एक तो ये स्पेस एक्यूपाई करता है, यानी ये लड़की जितना ये बैलून में अंदर हवा भरेगी उतना ज़्यादा ये फूलता जाएगा, उतना ज़्यादा ये स्पेस कवर करता जाएगा। ठीक है, स्पेस को बढ़ाता जाएगा। और एक मास होता है। ठीक है, आप मास को आप अभी देख चुके हो कि किसी भी दो बैलून आप ले लो, दोनों फुल कर लो एयर से। ठीक है, दोनों का वेट करोगे, दोनों बैलेंस में है। ठीक है, अब क्या करो, आप एक बैलून को फोड़ दो। जब आप एक बैलून को फोड़ने के बाद मेज़र करोगे तो इसका वेट ज़्यादा निकलेगा जो फूला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर गैस भरी हुई है, एयर भरी हुई है। इसकी वजह से इसमें एक हम कह सकते हैं एक मास भी होता है और ये स्पेस एक्यूपाई करता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, इसको आप इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हो। कंप्रेस मतलब दबा के भर सकते हो। बहुत सारी एयर को जो एक पूरे बड़े एरिया में प्रेजेंट है उस सबको एक जगह पे लाके एक छोटी सी जगह में आप कंप्रेस्ड करके उसको दबा के फिल कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके घर में किचन में देखो, जो एलपीजी का सिलेंडर है, मतलब गैस का सिलेंडर है, उसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे अमाउंट में गैस को फिल किया जाता है एक प्रेशर लगा के, बहुत प्रेशर के साथ फिल किया जाता है, जिसकी वजह से वो लिक्विफाइड हो जाती है, तब वो उसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं। अब इसकी एक नेक्स्ट क्वालिटी होती है कि ये जब प्रेशर डालती है तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल डालती है। ठीक है, जब आप कोई बैलून फुला रहे होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, हर एक तरफ से आपका बैलून फूलता है। ठीक है, यानी जो अंदर की एयर है वो चारों तरफ से इसमें प्रेशर डाल रही है, कोई भी एरिया छूट नहीं रहा है। ठीक है, इक्वल वो प्रेशर डाल रही है, तभी बैलून हर तरफ से बिल्कुल बढ़िया साइज में फूलता है। ठीक है, और जो बाहर की एयर है वो चारों तरफ से इसके अंदर की तरफ भी प्रेशर डालती है। ठीक है, यानी एयर का प्रेशर हर जगह पे इक्वल ही होता है, हर एक साइड से। ठीक है, अब मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये 5 मेन प्रॉपर्टी है, आपको इससे बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब एयर इज अ मिक्सचर, एयर एक मिक्सचर है। हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमको एविडेंस देना है। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि एयर एक मिक्सचर है? एक तो डिफरेंट टाइप की गैसेज इसमें मिक्स होती हैं, इसलिए हम इसको मिक्सचर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है कंपाउंड भी। ठीक है, तो हम एयर को कंपाउंड भी तो कह सकते हैं, बट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड होता है वो जब भी बना होता है, जैसे हम H2O को लेके चले तो उसमें क्या है, 2 पार्ट हाइड्रोजन का होता है, 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है, यानी 2:1 के रेशियो में ये दोनों मिले होते हैं। और कहीं भी दुनिया का कहीं का भी वाटर ले लो आप, उसमें मॉलिक्यूल 2:1 के रेशियो में ही प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन एयर में क्या ऐसा होता है, सारी गैसेस एक इक्वल, एक रेशियो में, एक फिक्स प्रपोर्शन में मिक्स होती हैं? नहीं होती हैं, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं एयर एक तरह का मिक्सचर है। इसमें गैस से जितनी भी मिक्स होती हैं, जो भी पार्टिकल इसमें मिक्स होते हैं, उसका कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता है। और उसमें उसमें कोई अलग अलग ज़रूरी नहीं है कि कितने कंपोनेंट ही होने चाहिए, कोई भी अदर कंपोनेंट भी मिक्स हो सकता है एयर में। ठीक है, तो ये हो गई बात। ठीक, अब दूसरी चीज़, यहाँ पर जब भी कोई एयर का कंपोजिशन, मतलब एयर जब भी फॉर्म होती है तो उसमें ना तो कोई एनर्जी इवॉल्व होती है और ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, यानी एयर को बनने के लिए कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता ही, ना ही ये एनर्जी को रिलीज़ करती है। जबकि कंपाउंड में ऐसा होता है कि जब भी ये बनेगा, कहीं भी फॉर्म होगा, या तो एनर्जी को इवॉल्व करेगा या तो एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो भी हम कह सकते हैं एयर एक तरह का मिक्सचर है। ठीक है, अब एयर में जितने भी गैसेस पार्टिकल होते हैं, जितने भी मिक्स होंगे, वो हर एक पार्टिकल, हर एक गैस की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी जो ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, एयर स्टेज में भी। ठीक, लेकिन कंपाउंड में आप देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हुए तो वो वाटर बन गए। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन क्या करता है, आग को लगाता है, और ऑक्सीजन आग को जलाने में हेल्प करता है।
ठीक है, दोनों की फायर से इतनी दोस्ती है, बट वो जब दोनों मिक्स हो गए, कंपाउंड बन गए, तो वो H2O बना लेते हैं, जिसकी दुश्मनी है वाटर से। ठीक है, हम कह सकते हैं कि H2O के जितने भी कंपोनेंट हैं, यानी H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों की प्रॉपर्टी पूरी पूरी लॉस हो जाती है एक कंपाउंड बनने के बाद। जबकि एयर में ऐसा नहीं होता, जितनी भी गैसेस इसमें मिक्स होंगी उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनी रहती है। ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद एयर का कोई अपना फॉर्मूला नहीं होता। आपने कभी सुना है कि एयर का कोई फॉर्मूला है? जैसे कि वाटर का हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है, गैसेस का होगा, लेकिन एयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता पर्टिकुलर। ठीक, इसके बाद ना ही फिक्स प्रपोर्शन होता है, ये बात हमने आपको पहले बता दी। जैसे कंपाउंड में 2:1 का रेशियो लेके चलता है वाटर, या फिर CO2 को अगर हम देखें, CO2, तो इसमें 1:2 का रेशियो होता है। तो हर एक कंपाउंड में अपना एक फिक्स प्रपोर्शन रेशियो होता है। ठीक, फिक्स प्रपोर्शन होता है मतलब, लेकिन एयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप एयर को, हर एक गैसेस को, हर एक पार्टिकल को फिजिकली सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से, लेकिन आप कंपाउंड को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे एविडेंस इकट्ठा हो जाते हैं एयर को मिक्सचर बताने के लिए। ठीक है, तो ये कहीं से कोई कंपाउंड नहीं है, एयर एक तरह का मिक्सचर है। ओके, नेक्स्ट, अब एक्सपेरिमेंट हमें करके बताना है ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में कि नहीं है। ठीक है, हमें एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ देखना है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम एक्सपेरिमेंट से बताएं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो हम एक्सपेरिमेंट दिखा के बताएं, और अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वो भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता दें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कि नहीं, इसको हम कैसे डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो देखो, आपको एक काम करना है, एक कैंडल जलानी है। आपने एक कैंडल यहाँ पर जला दी। ठीक है, अब इस कैंडल को आपने एक वाटर भरे हुए प्लेट में रख दिया, या फिर एक थाली में रख दिया। ठीक है, उसके अंदर आपने ये कैंडल रख दी, और इसके ऊपर एक ग्लास जार आपने इसमें ढक दिया। अब क्या होगा, सोचो क्या होगा कि यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है, इस एयर में कुछ ऑक्सीजन भी होगी। ठीक है, जो एयर प्रेजेंट है उसमें करीब 20% ऑक्सीजन होगी। ठीक है, 21% होता है रेशियो ऑक्सीजन का, चलो हम 20% मान लेते हैं। ठीक, तो जब तक ये एयर में प्रेजेंट होगी ऑक्सीजन, तब तक तो ये कैंडल जलेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी ये कैंडल बुझ जाएगी। समझ गए? ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऐसी गैस है जो फ्यूल में या फिर जलने में या फायर में हेल्प करती है। जैसे यहाँ पर ख़त्म होती है वैसे ये कैंडल बुझ जाती है। और बुझने के अलावा भी क्या होता है, देखो, जैसे ही ये कैंडल बुझती है उसके जस्ट पहले आप देखोगे, ये सेकेंडों का काम है। ठीक है, आप यहाँ पर जो वाटर लेवल इतना था, यहाँ पर इतना था, सेम वाटर लेवल था, यहाँ पर आप देखो वाटर लेवल जार के अंदर ऊपर तक राइज हो गया है। ठीक है, तो ये जो राइज हुआ है वाटर लेवल, ये क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है, पहले यहाँ पर एयर प्रेजेंट थी। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन 20% वो भी प्रेजेंट थी, लेकिन ये 20% ऑक्सीजन कैंडल को जलाने में पूरी पूरी यूज़ हो गई। ठीक है, इस वजह से यहाँ का वाटर ऊपर को राइज कर गया है। इस यहाँ पे जगह को भी तो फिल करना होगा, क्योंकि पहले एयर प्रेजेंट थी 20% पार्ट में, अब वो एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पर वाटर राइज कर जाता है और ये कैंडल बुझ जाती है। इससे हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन पहले थी, जो फ्यूल में बर्न हो गई है, ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से वाटर यहाँ आ गया है। और कितनी थी? तो 20% होगी, क्योंकि जार का 1/5% पार्ट ही वाटर से कवर है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप बता सकते हो। अब देखो, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी देखेंगे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट है। हो सकता है आपको क्लास में तीनों साल 6th 7th 8th तीनों साल आपको ये एक्सपेरिमेंट कराया जाए। बायोलॉजी में भी है ये एक्सपेरिमेंट और इसमें भी है। ठीक है, तो क्या करना होगा, एक टेस्ट ट्यूब में आपको लाइम वाटर लेना होगा। ठीक है, लाइम वाटर बिल्कुल वाटर जैसा ही दिखता है देखने में, लेकिन वो लाइम वाटर होता है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, 2 इस तरह की वो लगी ट्यूब्स लगी है। ठीक है, एक बाहर को एटमॉस्फेयर में खुल रही है और एक आप माउथ में रखोगे। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर से जो खुल रही है, इससे एयर अंदर जाएगी। ठीक है, एयर इसके अंदर जाएगी। अब आप माउथ से क्या करोगे, यहाँ से शक करना स्टार्ट करोगे।
ठीक है। थोड़ा सा आप जब शक करोगे तो जितनी यहाँ पर हम लोग माउथ से क्या लेते हैं, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो यहाँ से जितनी ऑक्सीजन थी वो सब आपने ले ली अपने माउथ में, ठीक। एटमॉस्फेयर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा मिक्स हो रही है, जिसकी वजह से ये जो पानी है, ये जो लाइम वाटर है, ये मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन तो आपने ले ली है, ज़्यादातर यहाँ पर क्या बची है, कार्बन डाइऑक्साइड बची है, ठीक है। इस वजह से ये मिल्की कलर का हो जाता है। तो ये इससे प्रूव हो जाता है कि एटमॉस्फेयर में CO2 गैस प्रेजेंट है, ठीक। अब वाटर वेपर हम कैसे जानेंगे कि एटमॉस्फेयर में है कि नहीं। अब देखो, आप फ्रिज से बॉटल निकालते हो या फ्रिज से वाटर ग्लास में निकालते हो तो क्या करते हो, आप देखोगे 2 मिनट छोड़ दो उसको तो देखोगे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं बाहर से। अब ये सोचो, पानी की बूंदें इस ग्लास के अंदर से आई हुई हैं कि बाहर से आई हुई हैं, ठीक है। तो आप सोचो कैसे आई हुई हैं। तो हम आपको बता दें, ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वाटर वेपर, वही ये वाटर के फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वाटर वेपर, तो उसमें एनर्जी हाई लेवल की है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर गर्म है तो वो उड़ रहा है पानी सब जगह, ठीक है, वेपर फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आपने ग्लास रखा, वो बिल्कुल एकदम कम लो टेम्परेचर का है, तो क्या होगा, यहाँ से टकराने वाली जो एयर होगी उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तुरंत वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। उसमें तुरंत कंडेंसेशन हो जाएगा और वो एक वाटर की ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाएगा और उसके ग्लास के आपके चारों तरफ वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम समझ गए कि भाई ग्लास के अंदर का वाटर बाहर नहीं आता, जबकि एटमॉस्फेयर में ही वेपर फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, जो कि हमारे ग्लास के चारों ओर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकला। अब एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं। ये डस्ट पार्टिकल का पता कैसे लगाएंगे हम लोग, तो देखो, आप पूरा रूम बंद कर दो, लाइट भी ऑफ कर दो, ठीक है। एक छोटे से वेंटिलेशन से आप देखो सन की लाइट आ रही हो अंदर, ठीक है। उसमें ज़रा ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पर अरेंज किया है, सन की लाइट यहाँ से आ रही है, ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल दिखाई देंगे जब आप लाइट से देखोगे, दिखाई देते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है। तो इससे भी अप्रूव हो जाता है कि एयर में डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये एयर में जो मेन गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के यूजेस क्या हैं, तो वो हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे। तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी कोई भी लिविंग बीइंग हो उनके लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता, ठीक है। अब रेस्पिरेशन होता क्या है, तो ग्लूकोज यानी जो भी फूड हम खाते हैं उस फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है, यानी ऑक्सीजन की साथ ही उसको तोड़ा जाता है और उसके बाद उससे ढेर सारी एनर्जी निकाली जाती है, जो हम डेली लाइफ में हर एक एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। सोचो, अगर ऑक्सीजन ना हो तो जो हम फूड खाएंगे वो ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, उससे एनर्जी भी नहीं रिलीज होगी और हम अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज़, कंबशन में हेल्प करता है। कंबशन मतलब कोई भी हम आग जलाते हैं, ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी, ठीक है। अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, कैंडल को अगर बंद कर दिया, ऑक्सीजन उसमें ख़त्म हो गई तो कैंडल भी बुझ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, आप कोई भी फ्यूल जब बर्न करते हो, या कागज़ बर्न करो या कोई लकड़ी का टुकड़ा बर्न करो, या फिर आप पेट्रोल डीजल कुछ भी जलाओ, केरोसिन कुछ भी जलाओ, ठीक है, वो सब पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ मिल के ही वो बर्न होता है और बर्न करने के बाद बनाता है CO2 और H2O बनाता है, प्लस थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। वो एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है आप कौन सा हाइड्रोकार्बन को जला रहे हो, ठीक है। हर एक हाइड्रोकार्बन के जलने में डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी निकलती है, तो इसको कहते हैं कंबशन। तो हो गया, कंबशन में भी हेल्प करता है ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के ये दोनों प्रोसेस इम्पॉसिबल हैं। अब देखो, कोरोना टाइम पीरियड पे कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इतने सारे पेशेंट थे जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था, ठीक। तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या यूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर में बहुत सारी ऑक्सीजन गैस फिल होती है, इसको पेशेंट को लगा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पीरियड पे ऑक्सीजन अंदर वो ले नहीं पाता, इनहेल नहीं कर पाता, तो जब ज़्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन डाली जाती है तो वो इनहेल कर सकता है,
ठीक है। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर के फॉर्म में हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है वो जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है, मतलब जो लोहे को लोहे से जोड़ते हुए आपने देखा होगा इस तरह की वेल्डिंग प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस में भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है। ठीक है। तो ये यूजेस हैं ऑक्सीजन के जो मेन हैं। अब नाइट्रोजन गैस का हमको यूज़ करना है। तो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट होती है। ठीक है। लेकिन उसको प्लांट एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन जब जुड़ता है तो वो बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, तब जाके वो N2 बनता है। ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने की कैपेसिटी इन प्लांट्स में भी नहीं होती है और हम लोगों में भी नहीं होती। वो कैपेसिटी होती है छोटे छोटे बैक्टीरिया में, जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर, और किसी तरह से जब सॉइल में जब वो आ जाती है नाइट्रोजन कंपोनेंट के फॉर्म में, तो वो कंपाउंड्स को प्लांट रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तब जाके उस नाइट्रोजन को वो लोग क्या यूज़ करते हैं? वो लोग बनाते हैं अपना प्रोटीन इस नाइट्रोजन से। ठीक है। ये हर एक प्रोटीन में मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन का। ठीक है। अगर प्रोटीन नहीं होगी, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन भी नहीं होगी। अगर प्रोटीन नहीं सिंथेसिस होगी तो उन प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी तो हम लोगों की भी ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। हमारे अंदर भी जो मेन कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन ही होता है, हमारी ग्रोथ प्रोटीन से ही जुड़ी हुई है। ठीक है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन। फूड पैकेजिंग में भी इसका यूज़ होता है। आप लोग जो कुरकुरे चिप्स के पैकेट लेते हो, वो अंदर बिल्कुल कुरकुरे क्रिस्पी और बिना रिएक्शन किए किसी तरह का एकदम सेफ रहते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है कि जिससे ये फूड बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। ठीक है। किसी भी बल्ब में नाइट्रोजन गैस को फिल किया जा सकता है, और जो ये जो टायर्स वगैरह होते हैं इसमें भी नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, क्योंकि ये थोड़ी हल्की होती है। और प्रॉब्लम जो मॉइस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो नाइट्रोजन की वजह से नहीं आती है। और कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं उसके भी अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से मॉइस्ट नहीं होते हैं। ठीक है। एक ये भी चीज़ है। अब अमोनिया गैस जब बनाई जाती है, अमोनिया गैस जो बनाई जाती है वो नाइट्रोजन की हेल्प से ही बनाई जाती है। मतलब नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में ही कोई भी अमोनिया गैस बन पाती है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए इनडायरेक्टली नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ओके। अब यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज़ है भाई? देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको दे दें कार्बन डाइऑक्साइड का, कि फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस तभी कर पाते हैं जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के क्या बनाते हैं वो लोग? फूड बनाते हैं। वो फूड हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगी तो प्लांट फूड भी नहीं बनाएंगे, और प्लांट फूड नहीं बनाएंगे तो हम लोगों को भी भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन इंग्रेडिएंट होता है फूड फॉर्मेशन का। अब ये यूज़ होता है कुछ तरह के जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर्स वगैरह बनाए जाते हैं, उन सब के बनाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। इसके अलावा जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में भी आप लोग जब उसको थोड़ा सा शेक करके देखिए तो उसमें इस तरह की बबलिंग्स दिखाई देगी। ये बबलिंग जो होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसको प्रेशर के साथ कोल्ड ड्रिंक के अंदर फिल कर दी जाती है, जिससे उसका एक टेस्ट आता है, अच्छा सा इन्हेंस करने वाला जो टेस्ट होता है वो इसी की वजह से आता है। ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक बनाने में भी यूज़ होती है। और फोटोसिंथेसिस में हम समझ गए वेजिटेशन के फॉर्म में। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ जो है एक एक्सटिंग्विशर्स के फॉर्म में भी होता है, कि जैसे कहीं आग वाग लग जाती है तो आप लोगों ने इस तरह का रेड कलर का बॉक्स एक देखा होगा, डिब्बा, एक बॉटल जैसी देखी होगी, हर जगह वो लगी रहती है। ठीक है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ पर लगी होती है। जैसे ही कभी देखिए आप कहीं आग जल रही है या आग लग गई है तो क्या करिए, आप उसको तुरंत से उस बॉटल को अच्छे से फोड़िए, तेज़ी से मारिए दीवार पे, और उसके बाद उससे आप एक गैस को स्प्रे करेंगे। वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें, जिससे ये आग जो है वो बुझ जाएगी।
ठीक है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाती है, क्योंकि अगर कोई कैंडल जल रही हो उसमें आप फूंक मार दोगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे तो क्या होगी, वो कैंडल बुझ जाएगी, है ना। तो एक्सटिंग्विशर्स के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में यूज जो करते हैं, देखो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपना फूड एक यानी कि ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। यही ग्लूकोज हम लोग लेते हैं और अपनी एनर्जी इसी से निकालते हैं। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बनाती है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं वो मीथेन और वाटर वेपर ये सब मिलकर एक तरह का ग्रीन हाउस गैसेस फॉर्म करती हैं, जो कि हमारी अर्थ के सरफेस के चारों ओर वो प्रेजेंट होती है। अब ये काम क्या करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, तो सन से आने वाली जो एनर्जी है उसको वो लोग ट्रैप करके रखती हैं। ठीक है, जब ट्रैप करके रखती हैं मतलब पकड़ के रखती हैं। दिन भर सन आता है, ठीक है, तो उससे कुछ एनर्जी आती है, वो एनर्जी को ये लोग अगर ट्रैप ना करें यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस अगर ना प्रेजेंट हो तो वो जो एनर्जी है वो दिन भर के लिए तो आएगी, लेकिन जैसे ही सन चला जाएगा वो एनर्जी भी अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक है, कोई एनर्जी सेफ नहीं रहेगी हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सब मिलकर एक ग्रीन हाउस गैसेस जो बनाती हैं, ये लोग एनर्जी को ट्रैप करके रखते हैं, जिसकी वजह से रात में भी हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नहीं तो रात में क्या हो जाएगा, इतनी ठंड हो जाएगी कि बिल्कुल बर्फ़ जमने वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि सन नहीं है उस टाइम पे। इसी वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस मेन रोल निभाती है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस में मेन क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अब ये मान लो धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ता रहे तो क्या होगा, CO2 गैस बहुत ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। जब ज़्यादा हो जाएगी तो सनलाइट जब दिन में आती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करेगी। जब ज़्यादा ट्रैप करेगी तो क्या होगा, हमारी जो अर्थ है वो हीटेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर यानी कि जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई उन्हें ग्लेशियर बोलते हैं, वो पिघल के नीचे आएंगे। जब वो नीचे आएंगे तो जो वाटर लेवल ओशियंस का है वो ऊपर आएगा, हाइट पे आएगा। और अगर वाटर लेवल हाइट पे आ गया तो पूरे पूरे जो लैंड एरिया है वो डूब सकते हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर CO2 गैस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि क्या है, ग्लोब बहुत गर्म हो जाता है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, किसकी वजह से होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब रस्टिंग क्या होता है, तो रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब रस्टिंग का हिंदी मतलब है जंग लगना। ठीक है, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कि कई दरवाजे में जंग लग गया, कोई लोहे का सामान है उसमें जंग लग गया, कोई आयरन नेल रखी है बहुत सारी उसमें जंग लग गया। तो ये जो जंग लगना यानी रस्टिंग की प्रोसेस है ये कैसे होती है, ये होती है जब कभी आयरन आपका वो एक्सपोज होता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों के कांटेक्ट में, दोनों आने चाहिए, वाटर भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी आना चाहिए। दोनों के कांटेक्ट में जब कभी आयरन आता है तो एक वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो इसके लिए मॉइस्चर भी होना ज़रूरी है और ऑक्सीजन भी होना ज़रूरी है। अगर खाली ऑक्सीजन होगी, मॉइस्चर नहीं होगा तो रस्ट नहीं बनेगा, और अगर वाटर खाली होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी रस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये रस्टिंग का प्रोसेस जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आयरन में होता है। ओके, तो ये ब्राउन कलर का अगर इसको क्रैक करके निकाला जाए तो ये ब्राउन कलर का पार्ट निकलता है, और ये जो रस्ट है ये रस्ट वापस से कभी भी आयरन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी तरह से केमिकल कंपोजिशन इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये है रस्ट। अब एयर पॉल्यूशन क्या है, तो एयर क्या है, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, अगर इन गैसेस के मिक्सचर में कुछ हम बाहर के कुछ इधर उधर के फालतू के पार्टिकल जो कि हमारे लिए हार्मफुल है वो इसमें मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगी, हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ये सोर्सेज, ये जो पार्टिकल हैं ये नेचुरल सोर्स से भी आ सकते हैं और मैनमेड सोर्सेज से भी आ सकते हैं। ठीक है, और पॉल्यूशन, इसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट क्या हो गए, पॉल्यूटेंट वो हार्म और फॉरेन पार्टिकल हो गए जो हमारी एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। ठीक है, उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं।
ठीक है। अब ये जो एयर पॉल्यूशन है ये किसकी वजह से आता है, क्यों आता है? तो कुछ नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं, कुछ मैनमेड सोर्सेज भी होते हैं। जैसे नेचुरल सोर्सेज, कहीं वॉल्केनो वगैरह आ गया तो उससे भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल रिलीज होते हैं जो कि एयर को ख़राब करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। फॉरेस्ट कटिंग होती है, ठीक है। अगर फॉरेस्ट कट किए जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम यूज़ होगी, यानी कि वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा फैलेगी और उसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, ठीक है। व्हीकल्स जो चलती हैं वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब छोड़ती हैं पॉल्यूशन के फॉर्म में। NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, SO2 है, ये सारी गैसेस एयर को पॉल्यूटेंट करती हैं, एयर पॉल्यूशन फैलाती हैं, ठीक है। इंडस्ट्री से जो निकलने वाला धुआं है इसमें भी बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, वो भी एयर में जाकर मिक्स हो जाते हैं, ठीक। और एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले केमिकल जैसे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, है ना, और भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ की जाती है। ये जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड केमिकल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वेपन्स यूज होते हैं, जैसे कि जो केमिकल बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं उनके फूटने से, उनके धमाके से जो भी उसके जो कंटेंट होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो निकल कर तेज़ी से एयर में फैल जाते हैं और एयर को पॉल्यूटेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ से भी एयर में गंदे पार्टिकल, ख़राब पार्टिकल आ रहे हैं, उसको अनक्लीन कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हम एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब इफ़ेक्ट क्या होता है एयर पॉल्यूशन का? एक तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं, हमारी स्किन प्रॉब्लम को कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ख़राब कर सकते हैं, किसी तरह का कैंसर को लेड कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेशन, जो प्लांट से होने वाला वेजिटेशन है वो ख़राब हो सकता है, उनके फ्रूट्स ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस भी होगा अपनी कंट्री को, है ना। और एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारा इफेक्ट डालते हैं। कैसे? जैसे ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं वो लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट डाल सकते हैं, उनकी गैसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। और एसिडिटी हो सकती है, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसको एसिडिक बना सकते हैं ये लोग, ठीक है। और एक्सीडेंट केसेस भी हो सकते हैं, जब इन्वायरमेंट हमारा गंदा हो जाता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्लीन दिखाई नहीं दे रहा होता ड्राइवर को और एक्सीडेंट केस भी बन जाते हैं। ओजोन डिप्लेशन मतलब आप लोगों ने सुना होगा ओजोन होल, ठीक। तो ओजोन होल नहीं होता है एक्चुअली, जहाँ पर लेयर ओजोन की इतनी हो रही है वहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है, पतली हो जाती है, उसी को कहते हैं ओजोन डिप्लेशन या ओजोन होल, ठीक। ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरह का फॉरेन पॉल्यूटेंट है जो कि इसको कम कर रहा है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है इससे और इसको कम कर रहा है। अब ओजोन क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? ये ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ इस तरह से घूम के बनी होती है, मतलब एक लेयर बना लेती है, ब्लैंकेट जैसा फॉर्म कर लेती है, इसको कहते हैं ओजोन लेयर। और ये लेयर सन से आने वाले कुछ अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे आने से रोकती है, ठीक है। इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो पार्टिकल है अंदर आ जाए ना तो वो किसी भी तरह का कैंसर बना सकते हैं, किसी भी तरह का म्यूटेशन कर सकते हैं, आदमी अपंग पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस एसिड रेन भी होता है। अब जैसे हमारी एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट हो गई, पॉल्यूटेंट मतलब यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल आ गए, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया, सल्फर ऑक्साइड आ गया, इस तरह के पार्टिकल प्रेजेंट हो गए। अब वाटर जब नीचे आया, ठीक है, जब रेन हुई, उसी एयर के साथ जब रेन हुई तो एयर के साथ ये जो वाटर आने वाला है ये इसके साथ मिक्स हुआ और मिक्स होके क्या बना रहा है, वही केमिकल रिएक्शन कर दे रहा है और बना रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये दोनों ही एसिड बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, ये जब अर्थ पे आते हैं तो इसे कहते हैं एसिड रेन। ये हो गया एसिड और ये हो गई रेन, तो दोनों को मिला के जो वर्ड यूज़ किया जाता है एसिड रेन कहते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कहते नहीं है कि पहली बारिश हो रही है उस पर नहाओ नहीं, वो यही कारण है कि जब पहली बारिश होगी तो जितने भी एयर में पहले से प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स होंगे वो तुरंत उसी से मिक्स मैच होके वो क्या बनेंगे, एसिड बनेंगे और एसिडिक रेन होगी, जो हमारे लिए हमारे स्किन में ईचिंग पैदा कर सकती है और कई सारे प्रॉब्लम को दे सकती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम एसिड रेन। हमारे अलावा
प्लांट्स को भी हार्मफुल है, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनी है, आपने आगरा में जो वो देखा होगा, ताजमहल देखा होगा, उसके स्टोन्स भी एसिड रेन की वजह से पीले पड़ गए थे। ठीक है, तो उसको क्लीनिंग वगैरह करानी पड़ी थी। तो ये सारी हार्मफुल होते हैं एयर पॉल्यूशन से। ठीक, अब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है पॉल्यूशन को? तो सबसे अच्छा तरीका है फॉरेस्टेशन करना, यानी प्लांट को आप जितना ज़्यादा उगाओगे, जितना ज़्यादा उनके लिए स्पेस दोगे, उतना ही अच्छा होगा अपना एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होती जाएगी एटमॉस्फेयर में, उसको लेते जाएंगे और ऑक्सीजन छोड़ते जाएंगे। ठीक है, और जितनी ऑक्सीजन बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, उतना ही एनवायरनमेंट क्लीन होता है, फ्रेश होता है। आप व्हीकल को यूज़ करते हो, उसके लिए आप पेट्रोल डीजल ना यूज़ करके सीएनजी वाली व्हीकल को यूज़ करो। ठीक है, स्मोक जो आप जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो स्मोक है, यानी फिर तेज़ी से जो चिमनी से निकलने वाला धुआं होता है, उसके लिए चिमनियों को टाल बनाओ, मतलब इतनी ऊंची ऊंची बना दो कि वो अपने नीचे की तरफ फैले ही ना, वो बहुत ऊपर जाके एयर में ही मिले। ठीक है, और जो आप सोलर एनर्जी यूज़ करो, मतलब जो धुएं देने वाला फ्यूल है उसको मत यूज़ करो, आप घर के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ करो। ठीक है, जैसे खाना वाना बनाते हो, लकड़ी जला के बना लेते हो, तो वो लकड़ी जलाने वाला प्रोसेस बंद करो, उसके लिए सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उसको रेजिडेंटल एरिया से थोड़ा दूर बनाओ। इससे क्या होगा, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो उनको एक फ्रेश एयर मिल पाएगी, पॉल्यूटेड एयर से एटलीस्ट उनको नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रोल होते हैं पॉल्यूशन को रोकने के। बस यहाँ से आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।